इमरान खान आपके साथ और हाजिर हैं हम लेकर कश्मीर एक्सप्रेस। इस बुलेटिन में हम अगले 1 घंटे तक अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के इसरार पर हिंदुस्तानी आर्मी के डीजीएमओ ने पाकिस्तानी हम मनसब से की फोन पर बात। एलओसी पर हालात नॉर्मल बनाए रखने पर दिया जोर। पूछा क्या हेडक्वार्टर के अहकाम की पाबंदी नहीं करते रेंजर्स। आज़मीन हज को मिलने वाली सहूलियात को लेकर वजीर आला ने लिखा अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को खत जारी रहने चाहिए। श्रीनगर से मदीना मुनव्वरा तक की बराह रास्त परवाज। पंचायत इंतखाब में ताखीर के लिए फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत की तनकीद। मुखालिफिन की साजिश से पार्टी कारकुनों को किया होशियार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सादा फारूक अब्दुल्ला पर निशाना। जी सलाम से खास मुलाकात में कहा कम हो रही है सीनियर अब्दुल्ला की सियासी अहमियत। मिलिटेंसी और पाकिस्तान पर भी बोले मरकजी ममलकती वजीर। और H1N1 के बढ़ते खतरे के पेश नजर स्कीम्स ने जारी किया एडवाइजरी। साफ सफाई और वक्त के रहते तिब्बी सलाह के लिए माहिरीन से रुजू करने का मशवरा दिया। वादी में 7 अफराद हो चुके हैं स्वाइन फ्लू से फौत। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब मेजर जनरल शमशाद मिर्जा से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन कायम रखने और सीजफायर का एहतराम किए जाने पर जोर दिया। दोनों डीजीएमओ के दरमियान सनीचर को फोन पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुई इस बातचीत में जनरल भट्ट ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान आर्मी के एक्शन से जाहिर होता है कि वो सरहद पर अमन को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने हालिया सीजफायर की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से बिना किसी इश्तियाल अंगेजी के मुसलसल फायरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी GHQ के दरमियान आपसी तालमेल का फुकदान है। हिंदुस्तान की जानिब से फायरिंग किए जाने के इल्जामात की तरदीद करते हुए डीजीएमओ ने हिंदुस्तानी फौज और किसी भी हालत में शहरियों को निशाना नहीं बनाने की बात कही। और 18 नवंबर को बांदीपोरा के हाजिन एनकाउंटर में शहीद इंडियन एयरफोर्स के जवान को बीबी कैंट में खराज अकीदत पेश की गई। मुल्क के लिए कुर्बान बिहार के रोहतास के लाल शहीद ज्योति प्रकाश निराला को एयरफोर्स के बड़े अफसरों ने बीबी कैंट में आखिरी सलाम किया। 31 साला ज्योति प्रकाश ने 2005 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था। खराज अकीदत पेश करने के बाद ज्योति प्रकाश की जज्द खाकी को मिलिट्री एजाज के साथ उनके आबाई गांव में आखिर समात के लिए भेजा गया। शहीद जवान के अहल खाना को मिलिट्री ने इजहार ताज़ियत पेश किया। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत से आइंदा साल के फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए मजीद सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त की है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को लिखे खत में वजीर आला ने आज़मीन हज को एयरपोर्ट और सफर के दौरान मिलने वाली सहूलियात का जिक्र करते हुए इसमें तौसी किए जाने का मुतालबा किया। खत में श्रीनगर में बराह रास्त मदीना मुनव्वरा तक की सीधी परवाज शुरू होने वाली आसानियों का हवाला देते हुए वजीर आला ने फ्लाइट सर्विस को आइंदा सालों के लिए भी जारी रखने पर जोर दिया। और वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इतवार को जिला सांबा में एक पब्लिक दरबार का इनेकाद करवाया जिसमें कि महबूबा मुफ्ती समेत वजीर सनत चंद्र प्रकाश गंगा, मकामी रुकन असम्बली डॉक्टर देवेंद्र मन्याल समेत सभी अफसर मौजूद थे। पब्लिक दरबार में सांबा जिला समेत दीगर जिलों के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 65 के करीब वफद के साथ मिलकर शहर में दरपेश मसलों पर गौर खोज किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुए प्रोग्राम में पहले से तैयार लिस्ट के हिसाब से वफ्द अंदर पहुंचे और वजीर आला के सामने अपनी मांगों को रखा। वहीं सरहदी गांवों से आए सभी लोगों ने सरहद पर होने वाली फायरिंग से होने वाले नुकसान के बारे में वजीर आला को बताया। इलाके में अस्पताल की बेहतर सहूलियात और 24 घंटे एम्बुलेंस की तजवीज पेश की गई। स्कूलों को मजीद बेहतर करने के लिए भी कहा गया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने तमाम मसाइल के जल्द हल के लिए अफसरान को हिदायत जारी की।
वादी में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इस खतरे के पेश नजर शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी करके मोहलिक अमराज के शिकार मरीजों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर SK अहनगर ने लोगों से घबराने और परेशान न होने की अपील करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ वायरस के फैलने वाले इस मर्ज से निमटने के लिए अस्पताल इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। वाज़ेह है कि स्वाइन फ्लू से वादी में अब तक 7 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 24 मरीजों में इस मोहलिक मर्ज के जरासीम पाए जाने की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 5 अफराद अभी भी जेर इलाज हैं, जबकि 12 मरीजों को शुरुआती मुआवजे के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मेडिकल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलहदा तौर पर 6 बेड का इंतजाम किया है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने आइंदा माह में N1H1 वायरस के फैलने का अंदेशा जाहिर करते हुए लोगों से साफ सफाई पर खास जोर देने के लिए कहा है। Flus are common viral infections which happen on day-to-day basis all throughout the season, any part of the world, anywhere in the community. However, H1N1 happens during the winter season as the temperature dips, and any person having such symptoms as I enumerated could be a suspicious case, should seek the medical attention, should go to the proper center, should go to the proper diagnostic facilities, take rest, take adequate fluids, take paracetamol if it is high-grade fever, not of its own, but in consultation with the doctor. Immediately seek the consultation of the physician concerned. Wherever available, do not have any panic, maintain a proper hygiene, use hand washing as often as has been standardized, as has been informed everywhere. Simple soap and water is enough. If we have sanitizing solutions also, that is all the more good. We must maintain proper cough and sneeze protocol. We must try to protect the spread of the droplet infection by using hanky. और मुतनाज़ा बयानात के सबब सुर्खियों में रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी लीडरान और कारकुनों से पंचायत इंतखाबात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। सदर बनने के बाद पहली दफा जम्मू पार्टी दफ्तर आए फारूक अब्दुल्ला ने कारकुनों को खबरदार करते हुए कहा कि मुखालिफिन पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जीतने के लिए पार्टी को सख्त मेहनत करनी होगी। वाज़ेह हो कि पंचायत इंतखाबात गुज़िश्ता साल होने वाले थे, लेकिन शोरीश के सबब हुकूमत अभी तक इंतखाबात नहीं करा सकी है। श्रीनगर ज़िमनी इंतखाब के दौरान हुए तशद्दुद के सबब अनंतनाग पार्लिमानी हलके का ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों को मजहब और इलाके की बुनियाद पर बांटने की कोशिश कर रही है और पार्टी को इन अनासर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तारीख के ऐलान में हो रही ताखीर के लिए वजीर आला महबूबा मुफ्ती की तनकीद करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो दिल्ली और श्रीनगर में मुतजाद बयान देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। और मरकजी ममलकती वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वादी का नौजवान पुरअमन और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। जी सलाम से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नौजवान अलहदगी पसंद लीडरान की हकीकत को समझ चुका है। बातचीत के दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को बेहतर सियासी मुशीर तकर्रुर करने का मशवरा दिया। कश्मीर घाटी में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है। जो भी टॉप कमांडर्स हैं, अब कल ही 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें जमात उल दवा के चीफ लखवी के एक नेफ्यू भी था। उस पर बात करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है, या ज़्यादातर मिलिटेंट मारे गए हैं, या कुछ मिलिटेंट अब ये भी सोच रहे हैं कि किसी तरह घर वापसी की जाए? नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने से चूंकि मोदी सरकार की ओर से एक निर्णायक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया बिना हस्तक्षेप किए हुए सुरक्षा बलों के कामकाज में, और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और साथ ही साथ जो मैं पिछले 2 वर्षों से कहता आ रहा था कि कश्मीर का आम युवा अब निकल चला है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। वो समझदार भी है, सूझबूझ भी रखता है, उसकी आकांक्षाएं भी हैं। वो ये भी समझता है कि देश के बाकी हिस्सों में युवाओं को किस प्रकार के अवसर पिछले 2-3 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा उपलब्ध किए गए, वो अपने आप को इससे वंचित नहीं रखना चाहता। मात्र एक पर्दा था, नकाब था भय का, खौफ का, जिसने उसको रोक करके रखा था।
वो जाता रहा और युवा बाहर निकल आया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत की इस विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा जम्मू कश्मीर और कश्मीर के अवाम होंगे। सर, जिस तरह से फुटबॉलर माजिद वापस आया है, आपको लगता है एक शुरुआत हुई है और जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, क्या आप मरकजी हुकूमत भी उसको एंडोर्स करती है? सच पूछिए तो ये शुरुआत पहले से हो चुकी है, कहीं ना कहीं समाचारों में, इस सुर्खियों में नहीं आ पा रही थी। पिछले कई एक वर्षों से आईएएस एवं सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में कश्मीर घाटी के बालक टॉपर्स में रहे। एक बार उनका बालक फर्स्ट आया। पिछले वर्ष अनंतनाग आतंकवाद पीड़ित जिले का एक विद्यार्थी दूसरे नंबर पर था, इस वर्ष 10वें नंबर पर। इसी प्रकार इस वर्ष आईआईटी के परीक्षा में 19 बच्चे और बच्चियां वहां से आतंकवाद पीड़ित जिलों से उत्तीर्ण हुए हैं। हम उनके साथ बैठ करके जब चाय पर उनसे पूछने लगे तो बड़े उत्साह के साथ कहते थे कि हम 14-14 घंटे पढ़ाई करके ये सफलता प्राप्त की है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बच्चों की यात्रा आरंभ हो चुकी है, केवल बुजुर्गों के समझ में नहीं आ रहा था। सर, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने जो बयानबाजी की है, पीओके के फिर से बयानबाजी हुई है, एक तरफ दिनेश्वर शर्मा कोशिश उन्होंने की है कि सभी को साथ लेके चलें और एक बातचीत का माहौल बने, और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, उनसे सहानुभूति भी होती है। जैसे अंग्रेजी में मैंने कहा कि दिस इज अ सैड केस ऑफ अ ट्रेजिक आइसोलेशन। जी, उनके आगे पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन्हें यह सलाह दे सके कि जितना अधिक वो इस तरह की बातें करते हैं उतना अधिक वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने आप को इररेलेवेंट बनाने में और एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। सर, ऐसे में उन्होंने जो आर्मी चीफ हैं जनरल रावत को भी ये कहा है कि वो वार विडोज की एक रिपोर्ट तैयार करवाएं कि किस हालात में हैं वो। अब मुझे बताइए, मैंने यही कहा कि उन्हें कोई सलाह देने वाला नहीं, हम केवल सहानुभूति के और कुछ नहीं कह सकते। भला ये मेरे और आपके लिए है। भारत की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में मानी जाती, ये उनके मैंडेट का हिस्सा है। वॉर विडोज की चिंता करना, उनकी व्यवस्था करना, ये आज और कल की बात नहीं है। ये सन 1947 से स्वतंत्रता की पहली सुबह से आज तक एक परंपरा के तहत होता है। और ना केवल सरकारी व्यवस्था है बल्कि उसकी व्यवस्था सेना के भीतर भी है, वॉर विडोज एसोसिएशन है। तो मुझे नहीं लगता है, ना मालूम कौन उनको ये सलाह दे रहा है ये सारी बातें कहने। आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू इन व्हाट इज बीइंग सेड। सर, डीजीएमओ पाकिस्तान और भारत की जो बात होती है उसके बावजूद पुंछ सेक्टर में सीज फायर वायलेशन किया जाता है लगातार, तो आपको लगता है जो पाकिस्तानी रेंजर हैं या सैनिक हैं उनका जो एक गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि जब तक वो इस तरह की कार्रवाइयां जारी ना रखे तो उसे अपने घरेलू राजनीति में दिक्कत आती है। परंतु एक महत्वपूर्ण बदलाव अब यह आया है कि विश्व के वो देश जो पहले भारत के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत नहीं थे या सहमत नहीं होने के लिए मजबूर थे, अब वो भी मजबूर हैं कि सहमत होने लगे। और पाकिस्तान जो डिनायल मोड में चलता था वो भी अब कहीं ना कहीं बात को स्वीकार करने लगा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की 101वीं यौम पैदाइश है, इस मौके पर जम्मू कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान और पार्टी कारकुनान ने साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क की सियासी तारीख में आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली इंदिरा गांधी की सियासी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए मुकर्ररीन ने कारकुनों से उनके मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की। प्रोग्राम में रियासती सदर जी.ए. मीर, नायब सदर श्यामलाल शर्मा और दीगर लीडरान के साथ साथ सैकड़ों कारकुनान शामिल हुए। और प्रोग्राम के दौरान हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने रियासती कांग्रेस सदर से राहुल गांधी के सदर बनने और फारूक अब्दुल्ला के मौजूदा बयान को लेकर पार्टी का रुख भी जाना। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को एक दफा फिर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज ए पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे, और ये तब हुआ है जब गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं। इस पे रियासती सदर जी.ए. मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या इससे पार्टी मजबूत होगी? मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पहले मुझे इत्तेफाक इस बात से नहीं है कि जैसे
आप सब लोग कहते हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी जी को प्रोजेक्शन की बात है। राहुल गांधी जी को किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप की प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसको देश दुनिया जानता है, उसका बैकग्राउंड देश जानता है, उसका काम देश जानता है, अवाम जानता है। और राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज़ है और कांग्रेस के जन जन की आवाज़ है, कांग्रेस के नौजवानों की आवाज़ है, जो उनके साथ दिन रात मार मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अकेली शख्सियत है जो इस वक्त देश में ऐसे ताकतों से लड़ रहे हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं। लेकिन सर, ऐसे में बीजेपी का ये हमेशा से आरोप रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी में खासकर डायनेस्टी रूल चलता है, एक ही परिवार के जो है सदस्यों को बनाया जाता है प्रेसिडेंट, तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो, जिनके पास डायनेस्टीज नहीं है, बलिदान वाली डायनेस्टीज नहीं है, तो उनको तो थोड़ा खरोच तो लगता ही है। मगर राहुल गांधी जी आज के दिन पर डायनास्टी तो उनके पीछे है, उसको कोई काट नहीं सकता है, मगर जो उसकी अपनी काबिलियत है, अपनी परफॉर्मेंस है, अपनी एक्सेप्टेंस है। देश 125 करोड़ लोगों पर मुंतशिर है, तो जो 125 करोड़ 30 रियासतों में उनकी एक्सेप्टेंस है, तो उसको कौन चैलेंज कर सकता है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो बौखलाहट रहेगी। सर, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने एक दफा फिर से सियासी उथल पुथल मचा दी है, जिस तरह से बयानात दिए हैं पीओके के ऊपर। आपको क्या लगता है कि उनको, वो सीनियर नेता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने ओथ भी ले रखी है, तो ऐसे में उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए क्या? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उनकी एजेंडा ऑफ अलायंस में कमिटमेंट थी कि बातचीत का एक सिलसिला चलाएंगे हालात को सुधारने के लिए, देर किया, 3 साल बाद किया और एक दरवाज़ा खोला एक इंटरलोक्यूटर के ज़रिए से। जब इंटरलोक्यूटर डिप्यूट किया, उसका मतलब ही है कि आज की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि कुछ तो मामला है जिसके लिए उसने इंटरलोक्यूटर किया। जब मामला वो मान रहे हैं और अपनी यू टर्न उन्हें कर ली, तो फिर लोगों को हक बनता है अपने अपने तरीके से बात रखें। क्या कांग्रेस इसको इंडोर्स करती है? नहीं, हम क्यों इंडोर्स करें? वी आर नॉट इन पावर। सर, एक आखिरी सवाल ये चाहूंगा पूछना कि जिस तरह से जो टॉप कमांडर हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो मारे गए हैं, और जैसे माजिद की भी वापसी हुई है, फुटबॉल जो प्लेयर थे, तो आपको लगता है एक फिजा बदली है घाटी में? सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका क्रेडिट जाता है, मरकजी हुकूमत को जाता है क्रेडिट? डेफिनेटली जो देश की सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनको अपना काम वो करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी जब जब ज़रूरत होगी सुरक्षा बलों की, वो तो अपना नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। मैं ये बता दूं कि कश्मीर में किसी एक फ़र्द या किसी एक इंसान की वजह से जो आप फ़र्क देख रहे हैं, ये सिचुएशनों में पहले भी अप एंड डाउन आया। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कोई मुस्तकम प्लान लेकर सामने नहीं आएगा, तब तक इसको आप सीजनल भी महसूस कर सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थे जीए मीर साहब, जो अलग अलग विषयों के ऊपर अपना पक्ष रख रहे थे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान बाईचुंग भूटिया ने माजिद अरशद को अपनी फुटबॉल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए मदऊ किया है। यूरोपीय लीग में खेलने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी का एजाज हासिल कर चुके भूटिया ने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के तवस्सुत से माजिद से राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने माजिद को दिल्ली में चलने वाले बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल आने की पेशकश करते हुए कहा है कि उम्मीद है कि वो इस ऑफर को कबूल करेगा। वाज़े हो कि आर्जी तौर पर मिलिटेंट तंजीम से जुड़ने के बाद माजिद ने गुज़िश्ता दिनों माजिद अरशद ने सरेंडर कर दिया था। माजिद को रियासत का उभरता हुआ खिलाड़ी माना जा रहा है। माहिरीन की नजर में बेहतर गाइडेंस मिलने पर उसमें कौमी सतह पर रियासत को नाम रोशन करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। बर्फबारी के सबब तारीखी मुगल रोड पर दूसरे दिन भी आमदोरफ्त मुतासिर रही। माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। मुल्क के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली ये शाहराह जुमे से बंद है और रास्तों पर पड़ी बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन देर रात हुई बर्फबारी के बाद ट्रैफिक दोबारा बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बर्फबारी के सबब पीर की को अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर का जो ये लंबा फासला है गली से लेकर पुशाना तक, पीर की गली से लेकर पुशाना तक, यहां पर 20 किलोमीटर लंबे फासले तक तकरीबन 2 फीट बर्फ जमी हुई है। डीएसपी ट्रैफिक के मुताबिक मौसम और रास्ता साफ होने के बाद ट्रैफिक को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी।
ट्रैफिक का अमला जो है वो इसमें बर्फ़ हटाने में लगा है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पूरा इस वक्त तनदही से अपना काम कर रही है, क्योंकि मुगल रोड की एक तारीख है, ये मुल्क के साथ जोड़ता है नया मुगल रोड जो है। तो यहाँ से ही जो राजौरी और पुंछ के बॉर्डर के लोग हैं यहाँ से ही फैज़याब होते हैं वैली की तरफ जाने के लिए। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हम लोग तो हमारे हौसले जो हैं, ट्रैफिक का हौसला बहुत बुलंद है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि यहाँ पर सेना के लोग भी हमारे साथ हैं, BSF भी है हमारे साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस तो है ही है, ट्रैफिक तो उसी का विंग है। तो ट्रैफिक को रेगुलाइज करना ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन रात भर से जो बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है ऊपर, और उस सिलसिले में हमारी मशीनरी जो है वो चाको चौबंद है। वादी में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होती रही। इसके सबब दिन और रात के दर्जा हरारत में गैर मामूली बदलाव देखा गया। लद्दाख खित्ता बदस्तूर सर्द तरीन इलाका बना हुआ है। यहां रात का टेम्परेचर -6.4 तक गिर गया। वहीं कारगिल में दर्जा हरारत -6 दर्ज किया गया है। गुलमर्ग में भी मुसलसल तीसरे दिन बर्फबारी के सबब टेम्परेचर -3.8 तक पहुंच गया। वहीं श्रीनगर में दर्जा हरारत 2.8 दर्ज किया गया। पहलगाम में भी टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मौसम के बेहतर होने के इम्कानात हैं। और गांदरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट के मीटिंग हॉल में आईने रोजगार बैनर तले जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इस मेले की क़यादत गांदरबल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद शहनवाज बुखारी ने की। इस मेले में मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर गांदरबल 23 नवंबर को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक रोजा जॉब फेयर का इनेकाद करेगा ताकि जिले के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर ADC गांदरबल ने खिताब करते हुए कहा कि जिले के सभी अफसरान बैनर्स और पॉम्फलेट बांटे ताकि लोगों तक इस जॉब फेयर के बारे में जानकारी हो सके। वर्ल्ड ट्रैफिक डे के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से श्रीनगर में सड़क हादसे के शिकार लोगों को याद किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग के खतरे से लोगों को आगाह करते हुए कहा कि रश ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में वॉयलेटर नामी एक मुहिम शुरू की है। ट्रैफिक पुलिस ने नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और दरमियानी स्पीड से गाड़ी ड्राइव करने का मशवरा भी दिया। और डोडा में असिस्टेंट रिनीव कमिश्नर तारिक नाइक ने 64वां कोऑपरेटिव वीक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तारिक नाइक ने कहा कि इस तकरीब का अहम मकसद तवील मुद्दती तरक्की को फरोग देना है और दूसरा मकसद इस वक्त के बदलते सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए लोगों को स्किल्ड और तकनीक के मैदान में तरक्की देने का है। उन्होंने कहा कि फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, हार्टिकल्चर और दीगर मैदान में कोऑपरेटिव सेक्टर को बेहतर मौके पर जोर देना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप कुमार ने अवाम से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आगे बढ़कर के कोऑपरेटिव मुहिम से जुड़े ताकि उनका बेहतर मुस्तकबिल बन सके। कि आज थ्रू आउट इंडिया एक कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेट हो रहा है जो 14 से 20 नवंबर सेलिब्रेट हो रहा है। उसी की एक कड़ी डोडा में मनाया जा रहा था और यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने जो यहाँ जितनी भी सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं कोऑपरेटिव के साथ उनको हम यहाँ इकट्ठे किया था। उनके साथ बात हुई। जो भी कोऑपरेटिव की एक स्ट्रेटजी रहती है, फ्यूचर स्ट्रेटजी है या प्रेजेंट जो भी है स्कीमें हैं, जो भी इसका मकसद है लोगों में अवेयर करना, लोगों को बताना कि कोऑपरेटिव का मकसद क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और अनंतनाग के शांगस में दारुल उलूम शेखुल आलम की जानिब से एक दीनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें कि रियासत और बैरून रियासत के उलमा ने तबलीग किया। इस मौके पर मौजूदा दौर में अमन की अहमियत को बताते हुए इस्लाम के अमन के पैगाम को आम करने और वक्त की अहम जरूरत करार देने की बात हुई। उलमा ने मजीद कहा कि कुछ लोग इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दारुल उलूम से हिफ्ज की फरागत हासिल करने वाले तलबा की दस्तारबंदी करके उनकी इज्जत अफजाई की गई। अमन, शांति, भाईचारा का दर्स हम देते आए हैं और तासुबह क़यामत देते रहेंगे। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख की बात करें
तो हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ तशरीफ़ लाकर 40 या 42 साल में 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाकर एक इत्तेहादी इत्तेफाकी प्लेटफार्म पर खड़ा किया। उसके बाद अगर हम अपनी वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान और बुलबुल शाह से भी कश्मीरी तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक ही दिन में 10,100 लोगों को कलमे मुअज़्ज़मा पढ़ाया और अमन, शांति, भाईचारे का दर्ज दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। और अब रुक करते हैं, आज इतवार है और इतवार को हम अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का हफ्तेवार शुमारा आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें हम तमाम उन खबरों को शामिल करते हैं जो कि हफ्ते भर सुर्खियों में रही थी, वो खास खबरें। तो अब रियासत की उन्हीं खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के POK के मुतालिक मुतनाज़ा बयान की। हफ्ते की शुरुआत में फारूक अब्दुल्ला ने कहकर यह सियासी हंगामा मचा दिया कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का हक है। पूरे हफ्ते उनके बयान पर सियासी घमासान मचा रहा और उनकी मजम्मत भी होती रही, लेकिन वो अब भी अपने मौकिफ पर कायम है। तब तक बेगुनाहों का खून बहता रहेगा और हम ये कहते रहे वो हमारा हिस्सा है, वो इनके बाप का हिस्सा नहीं है। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है। मुतनाज़ा बयानों से हमेशा सियासत होती है और सियासत के लिए बयानबाजी जरूरी भी होती है। और ऐसे में अपने मुतनाज़ा बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर एक नया अलाप अलापा है। जनूबी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में एक प्रोग्राम में बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ ऐसा बोल गए जिससे सियासत में बयानों की बहार आ गई है। किसी ने उम्र दराज कहा तो किसी ने चैलेंज के साथ पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। लेकिन मैं कहता हूँ, उन्हें चैलेंज करता हूँ कि POK भारत का ही अंग है। पुरानी सरकार की गलती से POK पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है। कश्मीर भारत का है, POK के साथ में भारत का है। ये आज भी हम कहते हैं और कल लेने का प्रयास करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, वो हमारा अधिकार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे पाकिस्तान को छोड़कर भारत को कब्जा देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति, समूह, संगठन या दल को ये शंका है तो मन से निकाल दें, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है। अगर ये फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है तो उस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान हमेशा रहा सत्ता आने से पहले कि हम POK जो है वो हिंदुस्तान में शामिल करेंगे। तो अब मोदी जी ने दिखाना चाहिए कि हमने भी चुड़िया नहीं पहनी है। फारूक अब्दुल्ला ने PM नरेंद्र मोदी के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कश्मीर के लोगों को गले लगाने की बात कही थी। और ऐसा पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ऐसे बयान दे रहे हैं। अब ये बयानों की बहार सियासत के लिए है या सियासत में आने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और मफाद आमा में हम मुसलसल उन मसाइल की जानिब सरकार और इंतजामिया की तवज्जो दिलाते हैं जिनका बराह रास्त आम लोगों से ताल्लुक होता है। उसका खातिर खा नतीजा देखने को भी मिलता है। गुज़िश्ता हफ्ते जी सलाम की दिखाई एक खबर का जम्मू में असर देखने को मिला। सड़कों की हालत खराब है और इसका मामला उठाए जाने के बाद रिपेयरिंग और खासतौर से मैकेडमाइजेशन का काम भी शुरू किया गया। जम्मू के रिहारी, सरावल और सुभाष नगर में सड़कों की रिपेयरिंग और मैकेडमाइजेशन का काम जंगी पैमाने पर चल रहा है। जो काम सालों साल नहीं हो पाया, लोग हुक्मरान के दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक गए, लीडरान वादों पर वादे करते रहे। उस काम के जंगी पैमाने पर शुरू किए जाने से लोग हैरान हो गए।
लोगों की समझ भी आ गया इसके पीछे की वजह। दरअसल इलाके की बदतर सड़कों की वजह से मुकामी लोगों को होने वाली परेशानियों को कुछ दिन पहले जी सलाम ने उठाया था। जिसके बाद सड़क बनाने का काम शुरू हो पाया है। इस बात को हम नहीं कह रहे बल्कि मुकामी लोग कह रहे हैं। इस्लाम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने आने वाले समय पहले ये आके इन्हें इंटरव्यू लिया था मेरा, और इसके बाद इन्होंने साथ होके सारा काम शाम कराया और लोगों की नज़रों में आ गए थे। और आज इनकी वजह से लुक पड़ रही है, और साथ शर्मा का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने साथ होके ये काम कराया है। जम्मू की टूटी सड़कों और उनसे उड़ने वाली धूल लोगों की बीमारी की वजह बनी रही है, लेकिन अब सड़क बनने का काम शुरू होने से लोग बेहद खुश हैं। मुकामी लोग इसके लिए सरकार और जी सलाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सबको थैंक्स करना चाहूँगा, जी सलाम चैनल को थैंक्स करना चाहूँगा। आपकी वजह से ही मेन ये हुआ है, रोड डली है यहाँ पे। आप पहले आए थे, आपने सर्वे किया, उसके बाद जाके आपने रिक्वेस्ट की, उसके बाद रोड बनी है। मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा। बाकी गवर्नमेंट को भी थैंक्स है, बाकी आपका चैनल बेस्ट है। जी सलाम की हमेशा कोशिश रही है कि आवाम की परेशानी और उनके बुनियादी मसाइल को सरकार, लीडरान और अफसरान तक पहुँचाया जाए, ताकि वक्त रहते इन्हें हल किया जा सके। जी सलाम की ये कोशिशें जारी हैं, जारी रहेंगी। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। और गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की काफी चर्चा रही। इस वीडियो से जाहिर हुआ कि मिलिटेंट सियासी लोगों को किस तरह जुल्म और सितम का शिकार बना रहे हैं। शोपियान के नायब सरपंच, जी हां, शोपियान के नायब सरपंच जो कि पीडीपी का रुकन बताया जा रहा था, उसके साथ मिलिटेंट्स के एक गिरोह ने काफी बदसलूकी की, उसे अजियत दी। क्या आपने अपने सामने कभी मौत को खड़ा देखा है? क्या आपको कभी बंदूक से निकलने वाली गोली की दहशत ने सताया है, जिसके तस्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाएं? वीडियो में दिख रहा डरा सहमा ये शख्स इस दहशत को पल पल झेल रहा था। खबरों के मुताबिक ये शख्स साबिक नायब सरपंच है। बताया जा रहा है कि वीडियो शोपिया की है और मिलिटेंट्स इसे टॉर्चर कर रहे हैं। इस शख्स का गुनाह बस इतना है कि ये कश्मीर के किसी सियासी पार्टी का मामूली सा कारकुन है। इस मासूम को सजा दी जा रही है, बंदूक की नोक पर इसे जलील किया जा रहा है। आप भी इस हरकत को देखिए और सही और गलत का फैसला कीजिए। फौज के ऑपरेशन ऑल आउट ने मिलिटेंट्स की कमर तोड़ दी है। बौखलाए मिलिटेंटों ने अपनी दहशत का साया वादी में बरकरार रखने के लिए बेगुनाह मासूमों और मजलूमों को सताना शुरू कर दिया है। कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स जनूबी कश्मीर के शोपियां इलाके का एक सियासी कारकुन बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ मिलिटेंट्स उस शख्स को बुरी तरह अजियत देते नजर आ रहे हैं। हथियारबंद मिलिटेंट्स की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा वीडियो वादी में वायरल हो रहा है। वीडियो के हकायक की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जी सलाम इस वीडियो के हकायक की तस्दीक नहीं करता, लेकिन अगर वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो ये आपको तय करना है कि आप खौफ के साए में दूसरों के इशारों पर जीना चाहेंगे या खुलकर अपनी मर्जी से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। गुज़िश्ता हफ्ते गांदरबल पुलिस की एक मुहिम खासी चर्चा में रही। पुलिस ने शातिर चोरों के ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जो मोबाइल स्टोर के साथ साथ जानवरों की चोरी भी किया करता था। गांदरबल पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर चोर हैं। पिछले दिनों इन चोरों ने शहर के साफापुरा में एक मोबाइल शोरूम में चोरी को अंजाम दिया था।
पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर काफी तादाद में चोरी का सामान बरामद किया है। पहला केस जो है वो रिगार्डिंग था मोबाइल सेट्स जो चोरी हुए थे सभापुरा पुलिस स्टेशन में। उसमें 2 चोरों को हमने पकड़ा। उनकी तहवील से कुछ मोबाइल सेट्स 19 के करीब, चार्जर 20 के करीब और हेडफोन सेट्स 58 के करीब बरामद किए गए। इसी तरह से यहाँ पे बेड़ों की चोरी हुई थी गांधरबल पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में। इसमें भी स्पेशल टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और चोर को पकड़ा और जो गाड़ी जिसमें को लिया गया था उसको भी रिकवर किया गया। पिछले दिनों ही गांधरबल में भेड़ें चोरी होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में भी 2 मवेशी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 10 भेड़ें बरामद की गई हैं। चोर की तहवील से जो 20 के करीब भेड़ें जो है वो चोरी जो हुई थी उसमें से 10 बरामद की गई और जो कुछ बेची थी उसके अगेंस्ट में 50,000 के करीब जो है कैश रिकवर किया गया। दोनों केसेस में पुलिस टीम्स ने बड़ा अच्छा काम किया और विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम जो है रिकवरी की। गांधरबल में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। हाल ही में लकड़ी चोरी का मामला भी सामने आया था। पुलिस की मुस्तैदी के चलते मोबाइल चोरी और मवेशियों की चोरी के मामले तो सुलझा लिए गए। पुलिस को शातिर चोरों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। जी सलाम के लिए गांधरबल से सैयद वकार मंजूर की रिपोर्ट। और कश्मीर के रवायती डिशेस को लेकर लोगों में खास दिलचस्पी होती है और इस हफ्ते हमने कश्मीरी जायकों को लेकर एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। रिपोर्ट में कश्मीर की खास रोटी, कुलचा और चचूरे के बारे में बताया था। ये कैसे तैयार होते हैं और इसका जायका कैसा होता है, इन चीजों पर मबनी रिपोर्ट को नाज़रीन ने काफी पसंद भी किया। कश्मीरी प्लेट का एक अहम हिस्सा होता है कुलचा और चचूरे। मुख्तलिफ जायकेदार डिशेस के मजे को कुलचे और चचूरा मजीद दोबाला कर देते हैं। कश्मीरी जायके का अहम तरीन जुज्व है कुलचा और चूरा। इसे हम एक तरह से कश्मीर की रोटी कह सकते हैं। मकामी डिशेज में इसका इस्तेमाल रोटी की ही तरह होता है। गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह ऐसे तंदूर लगे हुए देखे जा सकते हैं जहां कुलचे और चचूरे बनाए जाते हैं। मैदे से बनने वाले इन कुलचों और चचूरों की शादी ब्याह के मौक़ों पर खासी मांग होती है। इसको तैयार करने के लिए एक नानबाई को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके आटा तैयार करने में खसखस और घी का इस्तेमाल किया जाता है। कुलचे और चचूरे में एक फ़र्क ये होता है कि कुलचे हफ्तों तक इस्तेमाल के लायक होते हैं, लेकिन चचूरों को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता। चचूर की लाइफ अगर आज आप ले जाओगे तो सुबह तक आप खा सकते हो, शाम तक तो इसकी ये होती है, शाम तक तो जैसे आप ले जाओगे ताज़ा ये वैसे ही रहेगा। अब अगर आप रात को ये रहेगा, सुबह आप खाओगे, अगर मैदे में दर्द होगा या किसी जगह में ये पानी वगैरह मैदे में जमा होता है तो उसको भी लगता है। कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए खासे मशहूर हैं। दावतों के एहतमाम में कुलचों और चचूरों को खास फौकियत दी जाती है। इसे तोहफे के तौर पर भी भेजा जाता है। चचूर की लाइफ अगर आज आप ले जाओगे तो सुबह तक आप खा सकते हो, शाम तक तो इसकी ये होती है, शाम तक तो जैसे आप ले जाओगे ताज़ा ये वैसे ही रहेगा। खमीर के इस्तेमाल के सबब इसका जायका मजीद जायकेदार हो जाता है। खस्तगी की वजह से भी लोग इसे काफी पसंद करते हैं। कश्मीर की इस मुनफरिद पहचान को मकामी लोग कायम रखना चाहते हैं। नई जनरेशन है वो पसंद नहीं करते हैं, चचूर पसंद नहीं करते या रोटी पसंद नहीं करते हैं या कुलचा पसंद नहीं करते हैं। इनको ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये हमारा अपना कल्चर है। जैसे बाहर के देशों में होता है वो अपना कल्चर नहीं भूलते हैं, वैसे कश्मीर बहन भाई जो हैं उनको भी ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हम भी बनाते हैं अपनों के लिए, गैरों के लिए नहीं बनाते। तो खास तौर पर मैं नई जनरेशन से ये कहना चाहती हूँ कि उनको नहीं भूलना चाहिए अपना कल्चर। कुलचों और चचूरों की मकबूलियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब दुकानों पर भी दस्तयाब होते हैं। वकार मंजूर, जी सलाम, गांधरबल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे अपने हफ्तावार खासतौर से शुमारे में इस ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रियासत के अवामी मसाइल को उठाना जी सलाम का अहम तरीन मकसद है और इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल से दोचार लोगों की आवाज है जी सलाम। मुस्तहिक और जायज मुतालबों को लेकर अवाम और इंतजामिया के दरमियान ब्रिज का काम करने के लिए देर सबेर अच्छे नतीजे भी निकलते हैं। ऐसी एक कोशिश हमने एक खातून का मसला उठा करके की थी जो कि सरकारी फलाही स्कीमों की मुस्तहिक है, लेकिन लाल फीताशाही के सबब उसकी परेशानियों का मदावा नहीं हो पा रहा है। ये फरीदा है, कसम पुरसी का शिकार फरीदा गुज़िश्ता 4 बरसों से बमुश्किल अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पाल रही है। 4 साल कबल उसके शौहर की मौत हो गई थी। जो जमा पूंजी थी वो शौहर के इलाज पर खर्च हो गई। हालात फाका कशी तक पहुंच गए। पड़ोसियों के घर काम काज कर बस किसी तरह गुजर बसर कर रही है फरीदा। लकड़ी का एक टूटा फूटा घर है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। पीएम आवास योजना के तहत उसने घर के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन सिवाय सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। भाइयों से मिलने वाली थोड़ी बहुत मदद से वो बच्चों की तालीम का खर्च बर्दाश्त कर पा रही है। खानदार तमिस लोग मे सारिम कि ये मे ओस ते लोग मे तमसे वुनकस, मगर मे नसा वुनकस कह सहारा, मे नसा मोल मोज ते कहीं। मे हसा बई 3 तिम हसा मे कर वुनकस मदद। बह गवर्नमेंट स्कूलस त्रावान, तत न मे सिर्फ कॉपी तो वर्दी मे दिवान तत, बे न मे पेट कन दिवान तिमन। फरीदा के पड़ोसी भी उसकी हालत जार से वाकिफ हैं। उनका कहना है कि जिला हुक्काम को उसकी फौरी मदद करनी चाहिए। बस हमसाय फरीदस खानदार गुजरियाम 4 वरी खानदारस गुजरियाम तिस अमिस कुन रंग कह मदद कर, ना वरी रंग ना गम रंग, अमिस कहीं बिचार मदद कर। अलबत्ता बस वेसान बस सरकारस कर दरखास्त, बस अमन मिन्नत मंगान अमिस करियो 100% मदद। क्या अमिस गस अवेकेस मिलन, बे गस अमिस शुरन परन यून, अमिस गस रोजन सु फैसिलिटी, अमिस गस शुर हेकन असल पर पढ़ित। इस सिलसिले में जब जी सलाम ने एडीडीसी से बात की तो उन्होंने मामले की जांच का हुक्म देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वो मुस्तहक है तो उसकी जरूर मदद की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं तो उसके लिए एक सर्वे हो रही है। सर्वे करने के बाद इस केस के बारे में भी हम सर्वे कर लेंगे। अगर ये मुस्तहिक पाई गई तो डेफिनेटली उसको उस जुमरे में लाके तो उस फहरिस्त में उसको शामिल किया जाएगा, और जो भी इसमें बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो वो डेफिनेटली दिया जाएगा। बच्चों का मुस्तकबिल फरीदा को ज्यादा परेशान करता है। बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुस्तकिल जरिया माश न होने के सबब बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। वकार मंजूर, जी सलाम, गांधरबल। और गुज़िश्ता हफ्ते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसला सुनाया। मफाद आमा की एक रिट पर समाअत करते हुए ट्रिब्यूनल ने वैष्णो देवी में ज़ायरीन की तादाद पर पाबंदी लगाने का फैसला सुनाया और इसके तहत एक दिन में 50,000 से ज्यादा ज़ायरीन मेट्रो, अगर हम बात करें इस इलाके में खास तौर से वैष्णो देवी मंदिर की ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने मंदिर के लिए बने नए रास्तों पर जानवरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है। एनजीटी ने वैष्णो देवी में अकीदतमंदों के दर्शन की हद तय कर दी है। एनजीटी ने ऑर्डर दिया है कि अब एक दिन में 50,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। अकीदतमंदों की तादाद ज्यादा होने पर उन्हें अर्धकुंवारी या कटरा में ही रोक दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया है। उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 50,000 पिलग्रिम्स जो हैं वो एक टाइम पे ऊपर भवन पे पहुंचेंगे। 50,000 से ज़्यादा पिलग्रिम्स भवन पे एक टाइम पे नहीं जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा संख्या होती है तो वो या तो उनको कटरा पे रोक दिया जाएगा या अर्धकुंवारी पे रोक दिया जाएगा। एनजीटी के इस ऑर्डर के बाद मुखालफत भी शुरू हो गई है। अगर एनजीटी का इतना ही था तो पहले से क्यों नहीं हो गया? अगर आज ही क्यों लगा रहे? हम चाहते हैं जिसको दर्शन करना होगा, जो श्रद्धालु आएगा आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए।
ये तो मेरे ख्याल बिना सोचे समझे उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि भाई 50,000 का है। पर मेरे को लगता है श्राइन बोर्ड पहले भी अच्छी तरह मैनेज कर रही है और अभी भी दे आर वेल इक्विप्ड। ये इसके लगाने से कहते हैं हर हिंदू धर्म के लोगों को कहते हैं रिलीजन को ठेस पहुंचेगा। एनजीटी ने 24 नवंबर तक वैष्णो देवी भवन तक जाने वाले नए रास्ते को भी खोलने का ऑर्डर दिया है। 40 करोड़ की लागत से बने नए रास्ते पर घोड़े, खच्चर और गधे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एनजीटी ने ये ऑर्डर एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। अर्जी गुजार गौरी मौलिकी का दावा है कि जानवरों के इस्तेमाल से रास्ते में सिर्फ गंदगी फैलती है और ये अकीदतमंदों के लिए भी गैर महफूज है। एनजीटी ने कहा है कि धीरे धीरे पुराने रास्ते में भी जानवरों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। पिलग्रिम्स के फैसिलिटी के लिए वो रास्ता 24 नवंबर को खोल दिया जाएगा और अगर उस पे कुछ छोटा मोटा काम बचता भी है तो वो साथ साथ में इन फेजेस वो करते रहे। एनजीटी ने साथ ही मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रिक कारें शुरू करने का भी ऑर्डर दिया है। मंदिर परिसर में नए कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगाई गई है। एनजीटी ने माहौलियात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी यौम ज़ियाबतीस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी कैंप लगाए गए। माहिरीन की टीम ने लोगों को डायबिटीज के बचाव के तरीके समझाए और मर्ज की निशानियों से रोशनास कराया। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, वो नेमत जो थोड़ी सी घट जाए तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इंसान की असली मिल्कियत उसकी सेहत है। भागदौड़ वाली इस जिंदगी में कई तरह की बीमारियां साए की तरह इंसान का पीछा कर रही हैं, जिसमें एक है डायबिटीज। आज डायबिटीज एक खतरनाक और लाइलाज बीमारी बन चुकी है। आज 14 नवंबर है। आज ही के दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। साल 1991 में IDF और WHO के जरिए इस डे की शुरुआत की गई, जिसका मकसद लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बेदार करना था। हिंदुस्तान में इस बीमारी के 2015 में 6 करोड़ 91 लाख मरीज थे, जो बढ़कर 2016 में 11 करोड़ के आसपास हो गए थे। डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर पाना नामुमकिन है, लेकिन थोड़ी सी सेहत आपकी जान बचा सकती है। डायबिटीज होने की 2 वजह होती हैं। पहला, बॉडी में इंसुलिन का बनना बंद हो जाए या फिर जिस्म में इंसुलिन का असर कम हो जाए। दोनों ही सूरतों में जिस्म में ग्लूकोज की तादाद बढ़ जाती है और डायबिटीज में एक टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिट्स होता है। ये बचपन या जवानी में होता है। इसमें मरीज बहुत पतले होते हैं। इसकी शुरुआत इन्फेक्शन से शुरू होती है और कुछ दिनों में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। दूसरी डायबिटीज की किस्म है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिट्स। इसकी तादाद पहली किस्म से ज्यादा है। इसके 95% मरीज होते हैं। इसमें मरीज मोटे होते हैं, पेट निकला हुआ होता है। इसे एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और दवाइयों से कंट्रोल रखा जा सकता है। डायबिटीज की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनकी किडनी पे, आंखों पे, आइज पे प्रॉब्लम हो सकती है कुछ सालों के बाद। अगर उनको एजुकेट करना मेन एम है, तो उनको शुगर कितना रखना चाहिए, किस लेवल पे रखना चाहिए, खाने खाली पेट कितना होना चाहिए, खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए, और इसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला जो फोकस होता है प्रिवेंशन, कि दवाई से कैसे बचना है। लोगों को डायबिटीज़ हो ही नहीं, उससे कैसे बचा जाए। उसका तरीका होता है लोगों को अवेयर करना कि वो एक्सरसाइज डेली करें, वॉक पे जाएं, तेज तेज वॉक करें, 45 मिनट्स डेली वॉक करनी है। और खाने में तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जंक फूड नहीं खाएं, फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं, तली चीज़ें नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जो जिनमें फ्री शुगर होता है, मिठाई वगैरह, वो अवॉइड करें। डायबिटीज को पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। डायबिटीज होने की पहली अलामत यह है कि इसमें मरीज को बार बार प्यास लगती है और गला सूखता है, बार बार यूरिन आता है। 10 से 15 दिनों के अंदर दिखने में कमी आने लगती है। चोट लगने के बाद जख्म देरी से भरता है। बॉडी में कमजोरी महसूस होने लगती है। थोड़ी देर चलने पर ही सांस फूलने लगती है। इसमें सुलूक में चिड़चिड़ापन आना भी इसकी अलामत में शुमार है। बार बार चक्कर आना और भूख लगना, साथ ही सर्दी में भी पसीना आना इसकी अलामत है।
इसमें हमें मेन आइडिया है कि हमें उन पॉपुलेशन को पिक करना है जिनको डायबिटीज़ है और उनको डायबिटीज़ के बारे में नहीं पता है कि उनको डायबिटीज़ है, या वो पॉपुलेशन जिनको रिस्क है डायबिटीज़ का, बहुत ज़्यादा रिस्क है, और उनको हम अवेयर करना चाहते हैं कि अगर आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि डाइट, फिजिकल एक्टिविटी प्लस माइनस मेडिकेशंस लें तो उनको हम डायबिटीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा जब भी महसूस हो तो मरीज को अपना ख्याल रखने की जरूरत है और अपने ग़िज़ा के साथ एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है। ऐसे में मरीज की ग़िज़ा हल्की और मुतवाज़िन होनी चाहिए, खाने में ज्यादा कैलोरी नहीं होनी चाहिए, फास्ट फूड से परहेज करने की जरूरत है, खाने के बाद मीठे की आदत छोड़ दें, आटे के बजाय चने की रोटियां खाएं, खाने में करेला, मेथी, बैंगन, परवल शामिल करें, पैकेज्ड फूड की जगह फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खाने में अंकुरित चना, सत्तू, बाजरा, अंकुरित दालों को शामिल करें, चावल, घी, मक्खन और आलू कम खाएं और हफ्ते में एक दिन करेले या नीम की पत्तियों का रस पिएं। इन एहतियात से इससे बचा जा सकता है और रोक लगाई जा सकती है। इसलिए अपने खान पान का ख्याल रखते हुए रूटीन से शुगर लेवल की जांच करा लें, एक्सरसाइज करें और वजन को कंट्रोल करें। योग से डायबिटीज को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलते चलते हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम लड़ी शाह कश्मीरी रवायत का अहम हिस्सा है। लड़ी शाह जिसके जरिए फनकार मौके महल और हालात को तरन्नुम के साथ गाकर लोगों को महसूस करते हैं। नाज़रीन, आप मुल्क भर में अपना मनपसंद प्रोग्राम सलाम कश्मीर देख रहे हैं। सलाम कश्मीर में अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं हफ्ते का शुमारा, और हफ्ते के शुमारे में आज लड़ी शाह क्या कुछ लेकर आता है आप तक पहुंचाते हैं। लड़ी शाह ने अब की बार सर्दियों के अयाम शुरू होते ही किन तैयारियों का खास ख्याल करना है और किन चीज़ों पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बिजली, पानी, सड़क, सेहत महकमा क्या कुछ कर रहा है, आइए देखते हैं अपने लड़ी शाह साथी सलाम काक का ये खास शुमारा। अस्सलाम अलैकुम नवंबर साव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव वंद काक जल्दी जंद पाराव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव फंद करिए तेरा कोल खंद करांद्राव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव अस्सलाम अलैकुम नवंबर साव रहते वन जमालस करू हिसाब रहते वन जमालस करू हिसाब क्या खर्चो वुत में दि जवाब क्या खर्चो वुत में दु जवाब कांगरी दाह गई सन्य अननाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव कांगरी दाह गई सन्य अननाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव मे थाई सिन्य चोर हक नवित मे थाई सिन्य चोर हक नवित शुरन ती फेरन शे सुवन नवित फेरन शे शुरन ती सुवन नवित मे क्युद जल वुलुनुक फेरन अननाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव मे क्युद जल वुलुनुक फेरन अननाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव रश लोग कंगन तई बेये कांगरियन रश लोग कंगन तई बेये कांगरियन काशुर वंदन लोग छल छांगरियन काशुर वंदन लोग छल छांगरियन डाई हथ त्रहाची कांगरी हिंद बाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव डाई हथ त्रहाची कांगरी हिंद बाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव वंद वुचित दंद गसान बंद हस पाने वंद वुचित दंद गसान बंद च पाने नल वस खान ये सरदाने नल वस खान ये सरदाने हंद खवान दित बे आन चार पाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव मुबारक तेरी हिंद गोबर रहजाव कम से कम पल्लव तन दहस गई नल कम से कम पल्लव तन दहस गई नल खरन गो मोज तई बंद अथ जल
खरन गो मोज तय बंद अथ जल नक वर तोत करान तरी सत वाव मुबारक तरी हुंद गोबर रह जाव नक वर तोत करान तरी सत वाव मुबारक तरी हुंद गोबर रह जाव बुलावर चलाव ये आसि पावर